तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ये जो नया चैनल जो मैंने बनाया है नक्शेबाज, इस पे हम लोग हमेशा डिस्कस करेंगे कि कैसे एक अच्छा मकान बनाया जाए, कैसे एक अच्छा भवन बनाया जाए। तो उसी सिलसिले में जो अगली कड़ी का जो मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक मकान बनाने के लिए जो अच्छा प्लॉट आप खरीदते हैं उसकी क्या विशेषताएं होती हैं और क्या क्या सतर्कता है जो उस प्लॉट को खरीदने में आपको बरतनी चाहिए, वही सब मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, ये मैंने देखा है कि जब भी आदमी प्लॉट खरीदने की स्थिति में आता है तो उसकी उम्र लगभग 45-50 साल हो चुकी होती है और तब तक वो बाकी जो जिंदगी की जरूरतें हैं उनको लगभग पूरा कर चुका होता है। जैसे यूं कहें कि गाड़ी खरीद ली होती है, बच्चों के एडमिशन हो चुके होते हैं, उसके बाद ये प्लॉट की नौबत आती है और प्लॉट में इतना पैसा खर्च होता है, प्लॉट यानी प्लॉट के बाद मकान बनवाने में, कि पूरी जिंदगी भर की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसमें लगता है। तो इसको खरीदने के लिए बहुत सारी सतर्कता बरतने की जरूरत है और बहुत सारी सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, जो कि मैं आज आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि जो सोशल मीडिया है और जो अपना जिसको गूगल कहते हैं, गूगल सर्च, उस पर भी काफी असर होता है सोशल मीडिया का। इस पे क्या चल रहा है, इस पे ये लोग किस तरह की सलाह देते हैं कि आप कैसा प्लॉट खरीदें या कैसी भूमि का टुकड़ा आप खरीदें। तो मैं आपके सामने आपको लाइव दिखाना चाहता हूं कि क्या ये लोग सलाह देते हैं और आप फिर अपने दिमाग से सोचिएगा कि इनकी सलाह कितनी सही है और कितने मानने लायक है और कितना अंधविश्वास से और भरी हुई है और कितनी ये भ्रामक है। मैं आपके सामने ये टाइप कर रहा हूं कि मकान बनवाने के लिए कैसा प्लॉट खरीदें। ये देखिए आपके सामने, ये हमारे स्टाफ है सारांश, ये टाइप कर रहे हैं मकान बनाने के लिए कैसा प्लॉट खरीदें। और इसका जो रिजल्ट आएगा वो आप देखकर चौंक जाएंगे कि क्या ये लोग सलाह दे रहे हैं और क्या ये करना चाह रहे हैं। इसमें न कोई टेक्निकलिटी है, न कोई रीजनेबल कोई एडवाइस है, सब कुछ जिसे कहते हैं हवा हवाई, कोई तर्क नहीं, कुछ नहीं। जो समझ में आया वो लिख दिया, जो समझ में आया वो बता दिया और आपको छोड़ दिया कि आप उसमें फॉलो करिए या आप उसमें पूरी तरीके से भ्रम में रहिए। तो देखिए, इस तरह के ये जो इनकी सलाह है, जो इनकी गूगल सर्च से जो जो निकल के आ रहा है, वो इस तरह से आ रहा है कि जैसे सबसे पहले इन्होंने कहा वर्गाकार प्लॉट यानी स्क्वायर प्लॉट, जिस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है। ये कितनी बकवास वाली चीज है, क्योंकि आज की डेट में कोई भी सरकारी स्कीम में या कोई भी प्राइवेट की स्कीम में वर्गाकार प्लॉट जो है वो मिल ही नहीं सकता। और वैसे भी जितनी भी ये कॉलोनियां जो प्लॉटिंग जो होती है उसमें कोई वर्गाकार प्लॉट होता ही नहीं है। कहीं किसी को संयोग से कोई प्लॉट मिल जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको ये कहा जाए कि आप उसको ढूंढने चलिए कि वर्गाकार प्लॉट आपको मिल जाए, ये कतई असंभव है। ये तो बिल्कुल गलत सलाह है। और जरा देखिए कि ये जो एबीपी न्यूज है, ये भी सलाह दे रहे हैं नए साल में नए बिजनेस या मकान के लिए प्लॉट खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग। तो क्या होगा मैं भी दिखाऊंगा। वास्तु के अनुसार कौन सा प्लॉट अच्छा है, घर के लिए सबसे अच्छा वास्तु क्या है, घर के लिए कौन सा प्लॉट साइज बेस्ट है, ये तो कोई सलाह दे ही सकता बिना जाने कि हमको कितना बड़ा घर चाहिए, क्या बनवाना। ये देखिए न्यूज 18 हिंदी, ये उनका अंबानी साहब का चैनल है, इसमें ये वास्तु टिप्स बता रहे हैं। ये वास्तु लिखना चाह रहे हैं मकान के लिए प्लॉट खरीदने से पहले जाने, ये 8 पॉइंट ऐसे कुछ होगा। मतलब मैं बताना चाह रहा हूं इसमें किसी आर्किटेक्ट की या किसी भी कोई इंजीनियरिंग संस्थान की, किसी भी आर्किटेक्चरल इंस्टीट्यूशन की, किसी भी अनुभवी आर्किटेक्ट की कोई इसमें सलाह नहीं है। सब ये तमाशा है। ये देखिए मैजिक ब्रिक्स, ये वो एजेंट्स हैं, इनको कहते हैं दलाल। ये बेचते हैं मकानों को और ये भी एडवाइस कर रहे हैं कि प्लॉट आकार के लिए 15 वास्तुशास्त्र जो फायदेमंद साबित हो सकते हैं। सोचिए, ये तक एडवाइस कर रहे हैं आपको। ये मकान बेचने वाले दलाल हैं, ये लोग एजेंट्स हैं मकान बेचने वाले। कोरा को तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कोरा एक अच्छी साइट है, मगर चूंकि चल ही यही रहा तो उन्होंने भी ऐसा ही कुछ, लेकिन इन्होंने सही बताया। मैं प्लॉट खरीदने और मकान बनाने के लिए कैसे ऋण ले सकता हूं, इन्होंने कुछ दूसरा उसका पहलू बताया है, मगर ये वास्तु वाला नहीं है। ये देखिए कोई वेब दुनिया एक साइट है, मकान दुकान या प्लॉट खरीदने से पहले जान लें ये 12 विशेष बातें। फिर एक और है ये एस्ट्रोटॉक, ये तो क्या बताएंगे भगवान ही जाने, वास्तु टिप्स। ना इसमें कोई भी कहीं भी साइंस, विज्ञान, कोई रीजन, कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं।
इसमें मैं एक कोई साइट आपको खोल के दिखाऊंगा, अभी देखते हैं। को चलिए, यही अमर उजाला आ गई, इसी को खोल के दिखाते हैं, देखें क्या बताते हैं। ये अमर उजाला देश का बड़ा प्रतिष्ठित ये अखबार है हिंदी का, और कई जगह से इसका प्रकाशन होता है। देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, देखते हैं। वास्तु टिप्स: ऐसी जमीन पर भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए मकान, हमेशा उठाना पड़ सकता है नुकसान। मैं सोचता हूं कि मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाऊं तो ज्यादा अच्छा आपको बता दूंगा, क्योंकि जो स्क्रीन पर रिटर्न मैटर आ रहा है वो आप उसको अच्छी तरीके से देख सकेंगे। अब आप देखिए स्वयं कि क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। ये ऊपर तो उन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया है, वास्तुशास्त्र में सुखी समृद्ध जीवन और पता नहीं क्या क्या। ऐसी भूमि पर भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए घर, जिस भूमि में खुदाई करते समय कोयला, हड्डियां, कपाल, भूसा आदि चीजें निकले, उस पर मकान नहीं बनाना चाहिए। भूमि खरीदते समय देख लेगी उस पर या उसके आसपास कोई क्या, ये कितनी बकवास है। इसको कौन इस पे विश्वास करेगा कि इस तरह की सलाह कोई दे रहा है। जब आप प्लॉट खरीदने जाएंगे, घर या प्लॉट खरीदते समय ध्यान रखें कि वह उत्तर मुखी या पूर्व मुखी होना चाहिए। यहां तक तो ठीक है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा क्या ठीक ठाक लॉजिक है, ये साइंटिफिक चीज है, यहां तक तो ठीक है। दक्षिण मुखी घर शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए हो सके तो ऐसा मकान लेने से बचें। क्यों बचें भाई? एक कॉलोनी में जिसमें 10,000 हमने प्लॉट बनाए हैं, उसमें 2500 प्लॉट जो है वो दक्षिण मुखी होंगे, 2500 प्लॉट जो है पूर्व मुखी होंगे, और 2500 उत्तर मुखी होंगे, और 2500 जो है पश्चिम मुखी होंगे। तो जिन्होंने पश्चिम मुखी और दक्षिण मुखी प्लॉट लिया है, उनके लिए तो जीवन में अब कोई सहारा बचा नहीं, उनके लिए तो आशा की किरण बची नहीं। ऐसा ही ये कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल इससे बचिएगा, ये टोटल अंधविश्वास फैलाने का एक जरिया है। इसमें कोई भी लॉजिक, कोई भी साइंस, कोई भी रीजनिंग है ही नहीं। अभी आप देखते जाइए क्या क्या चीजें आपको बताने जा रहे हैं। आपको इस पे विश्वास करना मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। गड्ढे वाली जमीन पर मकान बनाने से धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसका कोई लॉजिक है? कैसे? मतलब कुछ भी आपने बोल दिया कि गड्ढे वाली जमीन पर मकान बनाने से धन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो यहां मेरा यह कहना है कि अगर मान लिया प्लॉट पे गड्ढा नहीं, मान लिया ऊंचा सा पहाड़ है, तो फिर धन संबंधित समस्याएं खत्म हो गई आपके पास, तो ऐसे ही धन आने लगेगा। मतलब ये लॉजिक की बात है क्या? मतलब यदि जिस स्थान पर आप जमीन खरीद रहे हैं उसके दक्षिण में हैंडपंप, कोई जल स्रोत जैसे तालाब आदि हो, तो उसे खरीदने से बचना चाहिए। क्यों? इसका कोई कारण तो बताएंगे। जिस जमीन पर कांटेदार वृक्ष या कटीली झाड़ियां उगी हो, उसे मकान बनाने के लिए नहीं खरीदना चाहिए। क्यों? कोई लॉजिक है? कुछ भी लिख दीजिए और हमारे जो भी मकान बनाने चले हैं, जो इतना पैसा उसमें लगाएंगे, वो भ्रमित हो जाएंगे। तो ऐसे तो चीज नहीं होती है। सब बिल्कुल इलॉजिकल और अनरीजनेबल ये पॉइंट्स हैं, इन पे आपको बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सारी दिशाएं भगवान की बनाई हुई हैं, सारी दिशाओं में भगवान विराजते हैं, सारी दिशाओं को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। वैसे तो मुझे एज एन आर्किटेक्ट ये सब बात करनी नहीं चाहिए, टेक्निकल बात करनी चाहिए। जो भी प्लॉट साइज है उस पर मकान बनना चाहिए, अच्छा मकान बनना चाहिए। जो भी हमारा डिजाइन सेंस है उससे उसको अप्लाई करके वो सुंदर सा और बहुत यूजफुल मकान बनना चाहिए। इन सब बातों से, ये सब बिल्कुल बकवास बातें हैं, इनसे तो 100% बचना चाहिए। इसमें कोई भी ऐसी सलाह नहीं है जो प्लॉट खरीदते समय आपको ध्यान में रखनी होगी, सिवाय उसके कि प्लॉट अगर पूरब दिशा का मिल जाए तो ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन का मिल जाए तो ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर प्लॉट पूरब दिशा और नॉर्थ का नहीं मिला तो कोई अशुभ हो जाएगा या कुछ अनैतिक काम हो जाएगा या पता नहीं क्या, ऐसा कुछ है नहीं। जिस दिशा में फेस करता हुआ प्लॉट आपको मिले वो ठीक है आपके लिए। बाकी जिन बातों का ध्यान रखना है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये लोग जो इस पे बताना चाह रहे हैं, जो ये अभी जो गूगल पे मैंने सर्च करके आपको दिखाया कि कंकाल नहीं होना चाहिए और हड्डियां नहीं होनी चाहिए और कटीले पेड़ नहीं होने चाहिए, ये सब बिल्कुल भ्रामक हैं और बिल्कुल गलत तथ्य हैं। इनको मैंने अभी बकवास ही बोला है। पूरी गीता इस बात से पटी पड़ी है कि कर्म सबसे बड़ा है। यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं और जो जिस तरह से ये प्लॉट भूखंड का विवरण कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो उसकी परिस्थितियां हैं वो ज्यादा बड़ा है, ऐसा हो नहीं सकता। गीता में तो कहा ही गया है, आपने सुना ही होगा, कर्मण्येवाधिकारस्ते
माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। गीता का सिंपल सा ज्ञान है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। मतलब इन्होंने जो प्लॉट का विवरण बताया है उसमें ना कोई आचरण की बात है ना कर्म की बात है, खाली दिशाओं की बात कर दी कि ये दिशा शुभ है और ये दिशा शुभ नहीं है। क्यों, ये तो बताइए क्यों? क्यों खाली लिख दिया और आदमी को भ्रमित कर दिया, उसके दिमाग में एक भ्रम डाल दिया और वो उसमें परेशान है? तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो अभी तक दोस्तों आपने बात सुनी कि जो ये जिस तरह से गूगल पे आपने देखा, ये बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत सारे न्यूज़पेपर के संस्थान हैं, वो किस तरह से क्या क्या आपको एडवाइस कर रहे हैं, जिनसे मैं तो कतई सहमत नहीं हूं। और मैं एज एन आर्किटेक्ट आपको बताना चाह रहा हूं कि आप भी आंख बंद करके उस पर विश्वास मत करिए। तो चलिए अब हम अपने प्रेजेंटेशन के दूसरे चरण में चलते हैं, जहां एक आर्किटेक्ट के नजरिए से मैं आपको बताऊंगा कि क्या सावधानियां हैं जो प्लॉट खरीदते समय आपको बरतनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन स्वीकार करें आर्किटेक्ट जितेंद्र त्रिपाठी का। तो चलते हैं आगे दोस्तों। ये मैंने एक स्लाइड आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाया है और मैं चाहता हूं कि इस पर जो भी लिख के आएगा वो आप उसको भरपूर देखिएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस बोर्ड के सामने ना रहूं, जिससे कि जो भी बातें इस पे लिखी हैं वो आपको बिल्कुल साफ साफ पढ़ने में आए। तो मैंने इसको शुरुआत यहाँ से की है। मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो पहले फेज में आपको जो बताया था, जो ये सोशल मीडिया और गूगल पे जो चल रहा था, उससे जो मैं बता रहा हूं उसको आप जरूर कंपेयर कीजिएगा कि कौन सी बातें ज्यादा जरूरी हैं, जिससे कि आपका जो पैसा एनर्जी मकान बनवाने में लगेगी वो आपको पूरा उसका फल मिले। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बोर्ड के सामने से हट जाता हूं। इसमें किसी को क्या शक होगा कि जिस प्लॉट को आप खरीदने जा रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी ओनरशिप को वेरीफाई करिए कि जिससे भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो कोई संस्था हो, सोसाइटी हो, सरकार हो या कोई भी एजेंसी हो, जहां से भी आप प्लॉट खरीद रहे हैं। सरकार होगी तो उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बाकी जो गैर सरकारी जो एजेंसीज हैं वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो प्लॉट है उसकी ओनरशिप उनके पास है कि नहीं है। संपत्ति के रिकॉर्ड, स्वामित्व दस्तावेजों और शीर्षक कार्यों की जांच करके सुनिश्चित करें कि विक्रेता के पास प्लॉट का कानूनी स्वामित्व है कि नहीं। इस सत्यापन में सहायता के लिए आप किसी वकील या संपत्ति विशेषज्ञ से परामर्श ले सकते हैं। ये एकदम सही सलाह है और ये आपके बहुत मतलब की है कि जिस प्लॉट को आप खरीदने जा रहे हैं, पहले उसको चेक करिए कि जिससे आप खरीद रहे हैं उसके पास उसका स्वामित्व है कि नहीं है। दूसरा, उस मकान के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट्स, थॉरोली रिव्यू एंड वैलिडेट ऑल द रेलेवेंट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स सच एज द सेल डीड, म्यूटेशन डॉक्यूमेंट, रिलीज सर्टिफिकेट, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, टैक्स रिसीप्ट। These documents provide crucial information about the legality and authenticity of the plot। कहने का मतलब यह है कि जब भी आप किसी प्लॉट को खरीदने जा रहे हैं, भूमि के टुकड़े को, भूखंड को, उसका सारा जो ब्यौरा है, जो उसकी पास्ट हिस्ट्री है, वो चेक कर लिए। कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स होते हैं वो एक ही प्लॉट को कई कई लोगों को बेच देते हैं, फिर वो सालों साल जो है उस पर मुकदमा चलता रहता है और उसका कोई नतीजा निकलता नहीं है। और मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि पता लगा कि अपने रिटायरमेंट के टाइम 55 साल 56 साल की उम्र में कोई ऐसा प्लॉट खरीद लिया। अब उनके साथ इस तरह का धोखा हो गया जहां पे वो 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, जैसा भी उनकी सामर्थ्य है, 50 लाख रुपए लगा के प्लॉट में इस तरह का उनके साथ धोखा हो गया। और पता ये लगा कि साल भर बाद उन्होंने प्लान कर रखा था कि अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा खर्चा उनके सामने तैयार था। लेकिन ये एक दुर्भाग्यवश ऐसा काम हो गया कि वो फंस गए इसमें। तो मैं यही चाह रहा हूं कि मैंने काफी रिसर्च करके, काफी मेहनत से एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है कि जो भी आदमी प्लॉट खरीदे उसमें इतनी सारी सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। अभी आगे और है, मैं आपको दिखाता हूं। और ये पूरा एक तरह से मैं समझता हूं कि कंप्लीट कैप्सूल है। और जाके प्लॉट का फिजिकल सर्वे जरूर करिएगा। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ऐसा होगा भी नहीं कि बिना आप देखे उस प्लॉट को खरीद लें और खाली कागज पे देख के, उसका नक्शा देख के, उसकी लोकेशन देख के आप आगे बढ़ जाएं। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लॉट को आप जाइए, उसको देखिए,
और ये भी देखिए कि उसके जो प्लॉट जहाँ पे स्थित है उसका लेवल क्या है। ये बहुत जरूरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, उसका लेवल क्या है। जिस रोड से आप प्लॉट पे पहुंचे हैं उस रोड का लेवल क्या है, और जो रोड आपके प्लॉट के सामने से गुजरेगी उसका लेवल क्या है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने, मतलब मैं तो खुद इसमें फंस चुका हूँ, जानकारी नहीं थी, ये 20 साल पहले मैंने लिया था प्लॉट अपना, तो वहां पानी भर जाता है बरसात के टाइम, और फिर वो करीब 2-2 फुट पानी, 1.5-1.5 फुट पानी, फिर वो गाड़ियां उसमें डूब जाती हैं, फिर गाड़ियों में पानी भर जाता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सब खराब हो जाते हैं और बहुत सारी समस्याएं। फिर 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे लगता है पानी निकलने में, जब तक कि दोबारा पानी न बरस जाएगा। दोबारा फिर बरस गया पानी तो कभी कभी ऐसा होता है कि 1-1, 2-2 दिन लग जाते हैं और पानी भरा रहता है। तो ये एक निश्चित रूप से अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा हूँ, इतने सालों का एक्सपीरियंस सब मैं आपको दे रहा हूँ कि प्लॉट को देखने जाइए तो ये जरूर देखिए कि प्लॉट का जो लेवल है वो कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि जो भी प्लॉट आप खरीदने जा रहे हैं वो भराव की जमीन में नहीं होना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि आप रोड से चल रहे हैं और दाएं बाएं दोनों तरफ जो है जमीन जो है रोड से बहुत नीचे है, और तमाम सारी गाड़ियां कूड़ा लेकर आती हैं और उस जमीन में भराव करती हैं। तो अगर भराव वाला प्लॉट ले रहे हैं तो आपकी जानकारी में होना चाहिए कि इसमें कितना भराव कूड़े का हुआ है। क्योंकि अगर नॉर्मली हम लोग जो है घर की फाउंडेशन मान लीजिए 3 फुट अगर हम लेते हैं, या डिजाइन के हिसाब से वो 3 फुट उसकी गहराई आती है, तो जो कूड़ा भरा गया है, अगर कूड़ा 4 फुट भरा गया है तो उस कूड़े पर मकान की फाउंडेशन रेस्ट नहीं करेगी। वो 4 फुट कूड़ा और उसके बाद 3 फुट की फाउंडेशन, मतलब आपको 7 फुट नीचे खोदना पड़ेगा। तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आपकी फाउंडेशन की कॉस्ट वो काफ़ी कुछ 15-20% जो है या 25% इतनी बढ़ सकती है। तो भराव की ज़मीन अगर मिल रही है तो उसको ना लें तो बेहतर है, अनलेस की लोकेशन बहुत अच्छी है और अपने आप को आप रोक नहीं पा रहे हैं उसको लेने से, तो आपको इस बात के लिए तैयार रहना होगा। भराव की ज़मीन में फाउंडेशन काफ़ी नीचे तक जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आसपास उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसा है, कि प्लॉट के पास पानी की लाइन पहुंच रही है, प्लॉट के पास बिजली की लाइन पहुंच रही है। तो दोस्तों अभी तक तो 10 साल 15 साल पहले तक हम लोग पानी बिजली की ही बात किया करते थे, और अब तो इंटरनेट की लाइन की भी बात हम लोग करने लगे हैं। हालांकि इंटरनेट तो मोबाइल से आ ही जाता है, बट ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मोबाइल टावर वहाँ होगा, लेकिन बाकी सारी चीजें भी देखने की बहुत आवश्यकता है कि कहीं उसके प्लॉट के पास कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो नहीं है, क्योंकि उसकी बहुत ज्यादा दुर्गंध आसपास के एरिया में पहुंचती है और रहना मुश्किल हो जाता है। कोई ऐसी फैक्ट्री तो नहीं है जिसमें कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, उसमें से ऐसा कुछ धुआं या टॉक्सिक कोई गैसेस निकल रही हैं जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक हो, आपके परिवार के लिए नुकसानदायक हो। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपको प्लॉट खरीदते समय देखनी होंगी। जितना पहले देख लें उतना अच्छा, क्योंकि बाद में आपके बगल में किसी ने प्लॉट खरीद लिया, बाद में कोई फैक्ट्री आ गई, उस पर तो आपका जोर नहीं है। तो जितनी सावधानी आप प्लॉट खरीदने के पहले बरत सकते हैं उतनी सावधानियां आप बरत लीजिए। और उसके बाद आपको ये भी देखना जरूरी होगा, जो ये अगला पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग लैंड यूज एंड जोनिंग रेगुलेशंस। देखिए ऐसा होता है बड़े शहरों में, जो मेट्रो टाउन्स हैं और जो जहाँ पे मास्टर प्लानिंग वगैरह होती है, वहां पे जमीन को बांट दिया जाता है कई सारे जोन्स में। तो कहीं एजुकेशनल जोन होता है, तो कहीं इंस्टीट्यूशनल जोन होता है, तो कहीं इंडस्ट्रियल जोन होता है, तो कहीं रेजिडेंशियल जोन होता है, तो कहीं कॉमर्शियल जोन होता है। ऐसे बहुत सारे जोन्स होते हैं। तो ये भी आप जो है प्लॉट खरीदने के पहले वेरीफाई कर लिए, क्योंकि जोन एक बार गलत अगर आपने कहीं से चुन लिया कि आपको लगा कि ये तो इंडस्ट्रियल जमीन है, आपको जानकारी थी नहीं, वहां प्लॉट सस्ता मिल रहा था, पता लगा चौथाई कीमत में मिल रहा था और आपने प्लॉट खरीद लिया। बाद में पता लगा कि आप उसको जो है वहां मकान आपका बन ही नहीं सकता, और बनेगा भी तो गैर कानूनी होगा। तो ये सब चीजें आपको वेरीफाई करनी होंगी कि वो जो जोन है जहां पे आप अपना प्लॉट खरीद रहे हैं वो रेजिडेंशियल होना चाहिए। ये बड़े शहरों के लिए है, छोटे शहरों या छोटी जगहों पे अभी इस चीज की बात जो है, ये बात अभी पहुंची नहीं है। इसके बाद आपको ये भी जानना चाहिए कि जैसे बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, मेट्रो टाउन्स की, तो वहां पे हर प्लॉट का एक रेगुलेशन होता है कि अगर मान लिए 200 स्क्वायर मीटर या यूं कहें कि 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है या 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो उस पर कितना आपको लगता है, जब आदमी प्लॉट खरीदता है तो उसको लगता है मैं इस पूरे प्लॉट पे, पूरा प्लॉट मेरा है और मैं इस पूरे प्लॉट पे जो चाहूं वो बनवा सकता हूं। ऐसा नहीं है, ये बात अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं, जो लॉज, जो रेगुलेशंस हैं, जो बायलॉज हैं,
वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि आपको प्लॉट में आगे से कोई जगह छोड़नी पड़ेगी किसी प्लॉट में। वो हर प्लॉट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है और एरिया लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कभी आपको आगे से 10 फुट छोड़ना पड़ सकता है, हो सकता है बड़ा प्लॉट है तो 15 फुट, और बड़ा प्लॉट है रेजिडेंशियल तो हो सकता है 20 फुट छोड़ना पड़े, साइड से भी छोड़ना पड़ेगा और पीछे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। पीछे मतलब जो आपका प्लॉट का जो रेयर साइड होगा, जहां से आप एंट्री कर रहे हैं रोड से, वो तो फ्रंट हो गया, और फ्रंट से घुस के अगर पीछे तक जाएंगे तो वहां भी आपको सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे मान लीजिए कि आप किसी भी प्लॉट पे लगभग जो भी आपका प्लॉट का एरिया है उस पर आप 55% 60% तक ही बना सकते हैं, और अगर बड़ा प्लॉट है तो उस पर तो 50% ही बना सकते हैं। जितना प्लॉट बड़ा होता जाएगा उतना उसका जो ग्राउंड कवरेज है वो कम होता जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि आपने जो प्लॉट खरीदा है 3000 स्क्वायर फीट का, वो पूरे 3000 स्क्वायर फीट पे आप जितने चाहे उतने मंजिल बना लेंगे। तो अभी तो मैंने जो बताया कि आपको फ्रंट से सेटबैक छोड़ना पड़ेगा, साइड से छोड़ना पड़ेगा, कहीं कहीं तो दोनों साइड पे छोड़ना पड़ता है, और रेयर सेटबैक यानी पीछे का सेटबैक भी छोड़ना पड़ेगा। इसके अलावा यह भी रेस्ट्रिक्शन होता है कि कितने मंजिल आप बना सकते हैं। कुछ शहरों में 2 मंजिल तक बना सकते हैं, कुछ शहरों में 2.5 मंजिल तक बना सकते हैं। 2.5 मंजिल होता है मतलब जो तीसरा मंजिल है उसमें कोई आधा फ्लोर आगे या पीछे कहीं आप बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है शहरों में कि आपने जो भी प्लॉट खरीदा है उस पर पूरा आप बना लें और जितना चाहे उतना बना लें। ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो वो इलीगल हो जाएगा। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि प्लॉट के ऊपर कोई लायबिलिटी तो नहीं है कि उस प्लॉट को पहले यूज कर गया हो कोई शख्स और उसके बाद उसने वो छोड़ दिया हो और उस प्लॉट के ऊपर कोई लायबिलिटी अगर हो गई हो। मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि एक प्लॉट पे जैसे मान लीजिए किसी ने कोई प्लॉट ही किराए पे ले लिया साल भर के लिए, उसने कोई बिजली का कनेक्शन टेम्परेरी ले लिया, उस पर उसने कोई अपना आदमी रख दिया वहां पे, कोई नौकर या केयर टेकर टाइप का, और पता लगा बिजली का बिल जो है उसका साल भर का 50,000 रुपए आ गया, उसने पे नहीं किया। जब आप उस प्लॉट पे जाएंगे, आप उसके बाहर हो जाएंगे तो बिजली का बिल जो है सीधे आपके पास आएगा। इसी तरह से कोई पानी का बिल या और कोई ऐसी चीज है जो उस पे प्लॉट पे बकाया हो, वो रहनी नहीं चाहिए। ये आपको पहले ही चेक कर लेना होगा। इसका सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप किसी जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वकील जो एडवोकेट्स होते हैं उसको इसमें एंगेज करें। तो एडवोकेट आपके लिए काम करेगा कि अगर उस प्लॉट की पहले कभी रजिस्ट्री हो चुकी है तो वो बता देगा आपको और आपको अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से एडवाइस कर देगा। कोई और इनकम्बेंसेस होंगे प्लॉट पे तो वो भी आपको बता देगा और आपको उसी हिसाब से वो एडवाइस कर देगा। और जिस वक्त आप मकान बनवाने की स्थिति में होंगे, प्लॉट आपने ले लिया, प्लॉट आपका अपना हो गया, तो फिर किसी अच्छे आर्किटेक्ट को उसमें एंगेज करेंगे जो आपके लिए आपके मतलब का, आपके हिसाब से जो आपका घर है उसी हिसाब से आपके लिए डिज़ाइन कर देगा। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि स्क्रीन पर जितना डिटेल में मैंने आपको ये दिखाया है ये कहीं मिलेगा नहीं। मैंने इसको संकलित किया है आपके लिए, अपनी ही रिसर्च करके और अपना ही जो भी दिमाग लगाना था लगा के आपके लिए इसको संकलित किया है और इकट्ठा किया है। आप इसको जब चाहें तब इसको आप रिवाइंड करके दोबारा देखना चाहें आप देख सकते हैं कि वो सावधानियां हैं जो प्लॉट खरीदते समय आपको बरतनी चाहिए। वो इसलिए है कि प्लॉट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें 5,000, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए लग जाए और उसमें अगर कोई नुकसान हो गया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्लॉट में बहुत ज्यादा धन लगता है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। तो उसको जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही जुडिशियसली जिसे कहते हैं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये मेरी जो सलाह है ये आपके काफी काम आने वाली है। और वो जो सलाह जो पहले आपको दिखाई गई थी गूगल पे, आप स्वयं भी आप टाइप करेंगे कि मकान बनाने के लिए प्लॉट कैसा खरीदा जाए, मकान बनाने के लिए कैसे प्लॉट खरीदें, कितना प्लॉट खरीदें, जो भी वो सब वो वास्तु की ऐसी टिप्स आएंगी जिनका कोई सिर पैर नहीं है और कोई मतलब आर्किटेक्चर से और डिजाइनिंग से और आपकी जो जरूरतें हैं उससे कोई उसका लेना देना है नहीं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये प्रेजेंटेशन आपके काम आएगा और इसको देखिएगा और इसको समझिएगा और अपना मन बनाइएगा कि ये कितना अच्छा था या कितना आपके काम आने वाला था। और मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी बातें जो आपके सपनों के जो मकान, जो आपके सपनों का घर है उससे संबंधित चीजें, अभी तो बस शुरुआत हुई है, दूसरा एपिसोड है ये। और मैं आपको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ इस बात का कि मैंने पिछले एपिसोड में रिक्वेस्ट किया था कि मेरे पास सब्सक्राइबर्स नहीं है, 1-2 सब्सक्राइबर्स भी शायद नहीं थे उस समय, और आप लोगों ने इतना समर्थन दिया कि अब तो सब्सक्राइबर की संख्या लगभग जो है 100 होने जा रही है।
तो थैंक यू सो मच, और मैं आपके सपोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि यही सपोर्ट आपसे मिलता रहेगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि आपके मकान से संबंधित जो भी समस्याएं हैं तो मैं यहाँ सॉल्व करने के लिए खड़ा हूं, और मैं ही अकेला नहीं हूं। इस फील्ड में जितने अच्छे अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं जिनको मैं जानता हूं, उन सबको मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाऊंगा और आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को मैं काफ़ी कम कर दूंगा, या यूँ कहें कि उनको खत्म कर दूंगा। तो बस आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इस वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम आपसे जब बात कर रहे हैं, ये बात जब मैं आपसे कर रहा हूँ, तो हो सकता कोई अपना भाई, बंधु, कोई बहन प्लॉट खरीदने की तैयारी कर रही हो और उसको ये सब चीज़ों की जानकारी ना हो। तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं। इसके अलावा भी कोई अगर चीज़ बचती है, क्योंकि लोकल फैक्टर्स में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं, उनमें कुछ नई बातें आ जाती हैं, तो सबका आपको ख्याल रखना है। उसके बाद ही प्लॉट खरीदने के लिए आगे बढ़ना है, और प्लॉट जब खरीद लिया तो फिर तो एक अच्छा आर्किटेक्ट आपको चाहिए जो बना ही देगा आपके सपनों का सुंदर सा प्यारा सा घर। नमस्कार दोस्तों।